Hello friends, today we will be talking about transcranial magnetic stimulation, commonly known as TMS. And many people have many questions, doubt and queries about TMS. कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या ये रियली इफेक्टिव है? तो यही चीजों की हम सारी जानकारी आज बहुत ही रिनोन्ड एंड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर नितिन जैन, जो डीएम है न्यूरोलॉजी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से टीएमएस के अंदर ट्रेनिंग प्राप्त की है और अपने बहुत सारे पेशेंट्स को संत परमानंद हॉस्पिटल के अंदर बहुत सक्सेसफुली ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली है क्या ये टीएमएस? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ब्रेन को अलग अलग पार्ट में स्टिमुलेट कर सकते हैं। ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से को, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स कहते हैं, तो ये हम केवल एक मैग्नेटिक पल्स देके विदा ये जो कॉइल है सर पे जो हमने रखा हुआ है, इसकी मदद से हम ब्रेन के अलग अलग हिस्से को स्टिमुलेशन देके उनके अंदर हम कुछ तरंगे पहुंचाते हैं और उससे उसमें जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं, जो सेल्स हैं उनके अंदर बीच में जो कनेक्शन बनते हैं, उससे हमें बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। तो किस तरीके के चेंजेस ब्रेन के अंदर जो कोशिका है या जो न्यूरॉन्स हैं, जो फाइबर्स हैं, जिन्हें हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं, तंत्रिका तंतु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं इस मशीन के लगने से? जब इस पल्स को हम देते हैं ब्रेन में, तो जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि सेल्स होते हैं दिमाग के, उनके अंदर जो आपस में कनेक्शन होते हैं, उनके बीच में कनेक्शंस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। वो साइनेप्सिस जो होते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर सिग्नल केमिकल्स के थ्रू जाता है, और जब हम स्टिमुलेशन करते हैं इसके थ्रू, तो फिर वहाँ पे वो साइनेप्सिस जो है, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो बनावट है वो बदलता है, और उससे कुछ साइनेप्सिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, कुछ साइनेप्सिस को वीक कर सकते हैं। जैसा हमें जिस बीमारी में चाहिए, हम उस तरह से उसको चेंजेस ला सकते हैं दिमाग के अंदर इस थेरेपी के द्वारा। ये कब से ट्रेंड में आया? क्या ये कोई नई चीज है या बहुत पहले से है? क्या है ये एग्जैक्टली? टीएमएस जो है ये एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। वैसे कई बार ये रिसर्च में यूज हुई है, न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री में। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि नई चीज है, ये पहले से भी है? पहले से ये रिसर्च में यूज हुई है और अभी भी काफी समय से इसको यूज किया जा रहा है क्लिनिकली, बहुत जगह यूज किया जा रहा है इसको। डिप्रेशन में तो ये काफी फायदेमंद है, काफी जगह इसको डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, और अब ये और भी बीमारियों के लिए यूज की जा रही है, जैसे कि पैरालिसिस, लकवा, और किसी को अगर बहुत समय से शरीर में कहीं पे पेन है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, पार्किंसन डिजीज के लिए, माइग्रेन के लिए, तमाम तरह के न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री के जो रोग हैं इससे ठीक किए जा रहे हैं, और बिना दवाइयों के ये रोग ठीक हो जाते हैं। और अक्सर मरीजों को ये होता है कि उनको साइड इफेक्ट हो जाएंगे मेडिसिन के, पर ये इस मशीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसके यूज से कई बार हम दवाइयाँ भी बंद कर सकते हैं मरीजों की। अच्छा, मरीजों की दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। और ये भी होता है कई बार कि जिन बीमारियों का इलाज इसके थ्रू हो रहा है, और अगर दवाइयाँ उसमें काम नहीं कर रही हैं, तो दवाइयों के साथ ये टेक्निक यूज की जा सकती है, दवाइयाँ चलते चलते भी, तो उसका असर भी ज्यादा बढ़ना शुरू बेहतर हो जाता है, और कई बार जो इलाज नहीं हो पा रहा था वो भी ठीक हो जाता है। तो आपने जैसे अभी कुछ एक बीमारियों का नाम बताया, स्ट्रोक, माइग्रेन, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया या पार्किंसनिज्म, ये तो अक्सर जेरिएट्रिक पॉपुलेशन में काफी देखने को मिलती हैं, जिनको कि कितनी बार मरीज ऐसा सोचते हैं कि अब ये हो गया तो क्या होगा, अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो ये मशीन उसमें काफी लाभदायक हो सकती है। हाँ, ये बीमारियां जेरियाट्रिक ही नहीं, लगभग सारे एज के लोगों में देखने को मिल रही है आजकल, और सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन तो आजकल यंग पॉपुलेशन में काफी देखने को मिल रहा है जी। उसी तरह स्ट्रोक भी आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र पे ही हार्ट के अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां, जिसे हेमीप्लीजिया भी हम बोलते हैं, हेमीप्लीजिया है, या स्ट्रोक के बाद कई बार अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। हेमीप्लीजिया एक प्रॉब्लम हो गई, एक साइड बॉडी की काम नहीं कर रही है, या फिर बोलने में तकलीफ है जिसको डिसार्थिया कहते हैं हम, निगलने में, खाने में तकलीफ है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, या फिर वो अपनी लैंग्वेज नहीं यूज कर पा रहे, अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिसको हम एफेजिया कहते हैं।
खास करके इस तरह के डेफिसिट्स में, इस तरह की प्रॉब्लम्स में स्ट्रोक के बाद इस मशीन का बहुत अच्छा उपयोग है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। जो कि पैरालिसिस का अटैक कई सालों पहले भी पड़ा हो और अब ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता किसी भी दवाई से या किसी भी थेरेपी से, वहाँ पे भी ये मशीन कारगर है। उसका ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हेमिप्लीजिया जिसे हम फालिस पड़ना बोलते हैं, और हम बोलते हैं अब बस 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जितनी रिकवरी आनी थी आ गई, या 2 साल हो गए, बस अब इसके बाद तो जो है इसी के साथ मैनेज करो। तो आपके कहने का मतलब है कि जो पुराने फालिस के केस हैं, या जिसे हम हेमिप्लीजिया मोनोप्लीजिया बोलते हैं, तो उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये तो हाँ, ये मशीन सबसे बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये टेक्निक जो है, ये ऐसे केसेस भी जो सालों पहले भी स्ट्रोक पड़ा हो, जिनको पैरालिसिस का अटैक हुआ हो, उसमें भी ये और मशीन, जिनमें रिकवरी आनी बंद हो गई हो, रिकवरी थम गई हो, हाँ, उसमें भी ये मशीन काम करती है। और ये स्पास्टिसिटी जो कि हो जाती है पैरालिसिस के मरीज में, उनका हाथ या पैर जो कमजोर पूरा अकड़ जाता है, अकड़ हिल जाता है है जैसे, हाँ, तो ये मशीन उसमें भी स्पास्टिसिटी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और साथ में जब हम इस मशीन से थेरेपी देते हैं तो हम ये भी इंकरेज करते हैं कि साथ में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज भी मरीज रेगुलर करें, और उससे हमने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसके बाद में साथ में फिजियोथेरेपी भी आप करने के लिए बोलते हैं। सेम डे फिजियोथेरेपी होनी चाहिए उसकी। फिजियोथेरेपी होना बहुत जरूरी है इसके साथ, क्योंकि ये मशीन जो होती है इसका काम केवल दिमाग पे होता है। दिमाग की ऊपरी लेयर जो कॉर्टेक्स है उसको ये स्टिमुलेट करती है मैग्नेटिक पल्सेस से, और जो नए कनेक्शन बनते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करे, फिजियोथेरेपी करे अंडर सुपरविजन, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो ट्रांसमीटर और रिसेप्टर का हमने कनेक्शन बना के दिया इस मशीन की हेल्प से, साथ में मरीज के दिमाग में और उसके जहन में भी जाना चाहिए कि वो कनेक्शन आने के बाद उसकी अब कैपेबिलिटी बेटर हुई है, ताकि वो कनेक्शन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक काम करे, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी आए, तो उसकी क्या हम ये बोल सकते हैं फंक्शनलिटी उसकी बढ़ जाएगी। और फिजियोथेरेपी में हम उसे और फंक्शनल फिजियोथेरेपी हमें देनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, ना कि रूटीन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए इसके बाद में। हाँ, इसके बाद में जो फिजियोथेरेपी है उसमें हमें उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो वो नहीं कर पा रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से जो उसको हुई है, और ये मशीन ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है। उसके बाद जब हम फिजियोथेरेपी देते हैं तो दोनों का एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, दोनों कंबाइन इफेक्ट आता है उससे, और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। और यही नहीं, अगर ये तो हमने बात की जो कि पुराना किसी को लकवा पड़ा हो, लेकिन अगर कोई एक्यूट भी है जिसको इमीडिएट अभी ही पड़ा है लकवा, उसको भी हम ये थेरेपी दे सकते हैं, उसमें भी ये एक्सेलरेट कर देता है रिकवरी को। तो ये हर तरह के बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो कि होप छोड़ चुके होंगे, आशा छोड़ चुके होंगे कि अब हमारा क्या होगा, जब आई एम श्योर जब वो इस बात को सुनेंगे तो वो और उनके परिवार को बहुत राहत की सांस मिलेगी, और उनको डेफिनेटली उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि एग्जैक्टली मशीन करती क्या है ब्रेन के अंदर, मतलब कैसे काम कैसे करता है ये मशीन जो है, इसमें एक मैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है जो कि कॉइल के थ्रू हम अपने इसके पेशेंट के हेड पे रखते हैं। जिस एरिया को हमें ब्रेन की जिस भी ऊपरी लेयर जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो सतह ऊपर की होती है ब्रेन की, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होता है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। पहले हम इसकी जो मैग्नेटिक पल्स है उससे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, ये मैग्नेटिक पल्स देती है, लेकिन ये ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ओके, क्योंकि हम ब्रेन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, वो पेशेंट टॉलरेट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक बहुत ही विज्ञान का एक बहुत ही इंडक्टिव मेथड जिसे हम बोलते हैं, हाँ, क्या ये है इंडक्शन के थ्रू बेसिकली, नॉट ए कैपिस्टर मेथड बट द इंडक्शन मेथड, जिसमें कि हमें दिमाग को खोलना नहीं है, ऑपरेशन नहीं करना, इंजेक्शन भी नहीं लगाना, ऊपर से ही रख के हम पूरा का पूरा अंदर उसका इलाज हम कर देते हैं। हाँ, इसमें हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसमें हमें कि ब्रेन को ओपन करना पड़े, पर फिर भी हम ब्रेन के दिमाग की जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसके अंदर नए कनेक्शन बना सकते हैं, और जो कनेक्शंस बने हुए हैं उनको वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों, हाँ, जैसे हम चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहे हम ऐसे कर सकते बहुत हैं। बढ़िया। इसमें अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग तरह की कॉइल्स आती हैं, हम अलग अलग ब्रेन के एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं या हम इनहिबिट भी कर सकते हैं उसको, और जिस तरह का फंक्शन हम चाहें हम ब्रेन में इंड्यूस कर सकते हैं।
जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब बताया कि हम स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और चाहे तो इनिबिट भी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें इनिबिट करने की जरूरत पड़ जाती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर हम ब्रेन के कुछ फंक्शंस के बारे में समझें तो ब्रेन हमारा जो होता है उसमें दो अलग अलग हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का, वो हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और वहीं से हमारी लैंग्वेज और मेमोरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ज़्यादातर लोगों में। और जो हमारे ब्रेन का राइट साइड है वो बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जब हम किसी पैरालिसिस के मरीज को लेते हैं तो उसके अक्सर किसी एक साइड में कोई ना कोई डैमेज होता है पैरालिसिस की वजह से, और उसकी वजह से उसकी अपोजिट साइड जो है वो काम करना कम कर देती है जी। ऐसे केस में जो हमारे ब्रेन का जो नॉर्मल हिस्सा है वो हमारे वीक वाले हिस्से के ऊपर और हावी हो जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक टेंडेंसी है कंपटीशन की, दोनों हेमिस्फीयर आपस में कम्पीट करते हैं और यही मतलब हमारे शरीर के अंदर ही कंपटीशन चलता रहता है, हमारे ब्रेन के आपस में ही हर समय कंपटीशन चलता है। और तो हम उस हिस्से को जो हमारे ब्रेन के हिस्से पे हावी हो रहा है दूसरे नॉर्मल वाले हिस्से पे, उसको हम वीक कर सकते हैं। ये हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसमें कि अगर हम कौन सी फ्रीक्वेंसी से वो मैग्नेटिक पल्स दे रहे हैं उसकी वजह से या तो हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं या इनिबिट कर सकते हैं। अगर हम 1 हर्ट्ज का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जिसमें 1 सेकंड में एक पल्स जा रही है या उससे कम जा रही है, 2 सेकंड में एक पल्स जा रही है मैग्नेटिक पल्स, तो वो हिस्सा हमारा ब्रेन का उससे इनिबिट हो जाएगा, यानी उस पर दबाव बनेगा। और अगर हम वही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से देंगे, जैसे 5 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम दे देते हैं, तो वो हिस्सा और स्टिमुलेट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो इससे हम दोनों तरह की प्रॉपर्टीज ब्रेन में जनरेट। तो क्या आप ऐसा करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है और वीक को ऊपर नहीं आने दे रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग को थोड़ा सा डाउन करते हैं और जो वीक है जो ऊपर नहीं आ पा रहा है उसे थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, ताकि जो वीक है वो बेसिकली अपने जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस उसे करनी चाहिए वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अपनी कर पाए। हाँ, ये बिल्कुल इसका मैकेनिज्म है जो हम स्ट्रोक में यूज करते हैं, और इससे हमने देखा है कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम वीक जो एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एरिया जो दूसरे एरिया के ऊपर हावी हो रहा है उसको हम वीक करते हैं। इससे हमने ये भी देखा है कि वीक करते हैं, या वीक शायद हो सकता है सुनने वालों को अजीब लगे कि मेरे दिमाग को वीक कर रहे हैं। वीक प्रोबब्ली कैन बी से कि हम उसे सेटल करते हैं कि भाई दूसरे वाले को भी ग्रो करने दे, तो उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है, उसे हावी नहीं होने दे रहे हैं। क्या ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, या हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। बिकॉज ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग जो अच्छा खासा तेज काम कर रहा है उसे वीक क्यों करोगे, मेरे को तो डर लगेगा इस बात से। हाँ, ये सवाल आपका बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि पेशेंट्स को भी जब हम समझाते हैं इस चीज़ के बारे में तो उनका भी यही सवाल आता है कि क्या इससे मेरा दूसरा हिस्सा जो नॉर्मल है वो वीक तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मेरा मतलब यही है कहने का कि जो उसके ऊपर हावी हो रहा है, हमारा ब्रेन का एरिया डैमेज है, उसके ऊपर जो नॉर्मल एरिया हावी हो रहा है और उसके ऊपर नहीं आने दे रहा है, तो उसकी एग्रेसिवनेस को कम कर देते हैं। एग्रेसिवनेस को हम कम कर देते हैं, तो उससे हमें उसमें इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है पैरालिसिस के बाद कि जब किसी का एक साइड वीक हो जाता है तो वो अपनी डिपेंडेंस दूसरी साइड पे ज्यादा बना लेते हैं, अक्सर यही देखा और जाता अपनी है। वीक साइड को इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस आ जाता है। तो ये भी एक चीज है जिससे हम उसको जो इग्नोरेंस है उनकी वीक साइड की, उसको हम हटा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये मशीन देख के मेरे को याद आ रहा है, हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था जब हम कॉलेज में थे, तब उन दिनों में बहुत नई टेक्नोलॉजी आई थी। मैं बात कर रहा हूँ 1989 90s की, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और तब हम बात करते थे कि जब ब्रेन का एक हिस्सा दब जाता है तो दूसरा हिस्सा उसको टेक ओवर कर लेता है, और इट इज़ पॉसिबल कि पेशेंट को प्रॉपरली हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रेन की कैपेसिटी जो कि अनएक्सप्लोर्ड ही चली जाती है हमारे साथ में, जब हम भगवान के पास जाते हैं पूरा ब्रेन को एक्सप्लोर ही नहीं करते। और तब ये नई टेक्नोलॉजी आई थी न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो क्या इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे, और इस मशीन से क्या कनेक्शन है, उसका क्या कोई कनेक्शन है न्यूरोप्लास्टिसिटी का इससे, तो थोड़ा बताएंगे प्लीज। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी स्ट्रांगली रिलेटेड है इस थेरेपी से। इस ट्रीटमेंट में जो हमारा मेन काम है वो यही है कि हम ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर टेंडेंसी होती है किसी भी डैमेज से रिकवर करने की, जिसमें हमारे जो सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन में डैमेज हुए, जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, वो डैमेज सेल का फंक्शन धीरे धीरे टेक ओवर करते हैं।
और वो कैसे करते हैं, वो नए कनेक्शन बना के करते हैं। सिनेप्सेस जो ब्रेन के सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके करते हैं, या उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, अंदर उनके प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से नए कनेक्शन बनते हैं। तो जो लॉस्ट फंक्शन है हमारे ब्रेन का वो भी हम रिकवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इनफैक्ट हम तो जैसे मानते थे कि जो चीज चली गई वो तो चली गई, अब कभी नहीं आएगी, वो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं With है। the help of neuroplasticity and these machines, this बिल्कुल। therapy, it is possible to achieve. पॉसिबल एंड द गुड थिंग इज कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यंग एज पे देखने को बहुत मिलती है। अगर किसी को जैसे बिफोर 5-6 इयर्स एज अगर कोई मेजर पैरालिसिस अटैक भी हो जाए तो हमारा जो रिमेनिंग ब्रेन है वो पूरा फंक्शन टेक ओवर कर सकता है। ये हमने यंग लोगों में बहुत अच्छी रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट आते देखे भी हैं। पोटेंशियल हमने देखा है। बिल्कुल। लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड एज या लेटर ऑन हमारे ब्रेन में नहीं रहती, ये रहती है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। ओके। ये इवन इन ओल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टिमुलेट कर सकती है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि आजकल तो इसका यूज और रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है डिमेंशिया में यूज़ करने के लिए। डिमेंशिया जो कि 60-70 इयर्स की एज पे होता है और उसमें ब्रेन डिजनरेट करने लगता है, वहाँ पे भी इसकी रिसर्च चल रही है, वहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है। एंड होपफुली इन फ्यूचर वी विल हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स दैट वी कैन यूज फॉर डिमेंशिया आल्सो। डिमेंशिया के लिए भी हम यूज कर पाएंगे जो कि एक बीमारी ओल्ड एज की बीमारी है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है और ये चीज़ हम इस थेरेपी, इस टेक्निक और इस मशीन के थ्रू उस कैपेबिलिटी को हम बाहर ला सकते हैं जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दैट इज वेयर ये मशीन हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है। क्या ये हमें अल्जाइमर में भी हेल्प करती है क्या मशीन? हाँ, डिमेंशिया यानी अल्जाइमर एक सबसे कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का, और जहाँ रिसर्च चल रही है वहाँ देखने को मिले इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। ब्रेन में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसे हम डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो वाला एरिया हमने अगर स्टिमुलेट किया तो हमारे ब्रेन की जो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम है उसमें भी हमें काफ़ी बेनिफिट दिख सकता है। इस पर रिसर्च चल रही है। और डिप्रेशन में भी हम इसी एरिया को स्टिमुलेट करते हैं। ये हमारे ब्रेन के आगे वाले हिस्से में होता है, दोनों साइड होता है, और ये हमारे ब्रेन का एक एग्जीक्यूटिव एरिया है जहाँ से हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, हमारे ब्रेन का बिहेवियर रेगुलेट होता है, और ये हमारे ब्रेन के काफ़ी सारे ब्रेन के अलग अलग एरिया से कनेक्टेड है। और अगर हम इसी को स्टिमुलेट कर देते हैं तो भी हम ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि इस थेरेपी में कितना पोटेंशियल है। केवल एक एरिया को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और हम अपने स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स कितने चेंज कर सकते हैं। हम कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से स्टिमुलेट कर रहे हैं, उससे भी हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। हम कितनी फ्रीक्वेंसी की पल्स दे रहे हैं, उससे भी हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो इस थेरेपी का एक पोटेंशियल हमें पता चलता है कि हम और आने वाले समय में इसकी और भी ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी, और भी बीमारियों में एप्लीकेशंस होंगी। तो जैसे आप कह रहे हैं डिमेंशिया में और अल्जाइमर में हेल्प करता है। आई नो दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट ऑन अ लाइटर साइड, कैन इट हेल्प young students in improving their memory before the exam? I think that question was very obvious and it is not at all stupid, because इसके ऊपर काफी रिसर्च पेपर्स इस पे भी हैं कि हम ब्रेन की रिसर्च किया हुआ है। इसको I'm not the first one to ask this question. इस पे काफी रिसर्च हुई है और इसको हम कॉग्निटिव एनहांसमेंट कहते हैं, और इस मशीन का यूज कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए भी ट्राई किया गया है और उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी नाइस। आने वाले समय में प्रोबेबली ये हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाने के काम आएगी। मे बी दिस ट्रीटमेंट बिकम्स अ लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट इन द फ्यूचर। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने इस मशीन के बारे में, इतने फायदों के बारे में बात करी, तो क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है या इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, एडवर्स इफेक्ट है क्या जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, और इसका सक्सेस रेट कितना है? पहले हम बात करना चाहेंगे क्या इसका कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट है क्या? इसका ऐसा कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील हो सकता है थेरेपी के दौरान, जहाँ पे हम सर पे कॉइल प्लेस करते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक पल्सेस जाती हैं, कभी कभी वहाँ पे स्किन में थोड़ा सा एक पिंच की फीलिंग आ सकती है, कुछ जैसे कुछ चुभ रहा हो, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। कभी कभी थेरेपी ड्यूरेशन, जैसे हमने आधे घंटे की थेरेपी दी है पेशेंट को, उसके बाद उसको थोड़ा सा हेडेक
महसूस हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत ही ट्रांजिएंट और बहुत ही टेम्परेरी फेज होता है और temporary ठीक हो जाता side effect है थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर ये इसी तरह के हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। बहुत ही रेयर केस में जो कि साइड इफ़ेक्ट एक बार बताया भी गया है कि भाई कभी इससे सीजर हो सकता है, लेकिन वो अगर हम जैसे कि ये मशीन अब इस्तेमाल हो रही है पूरे विश्व में, बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह ये काफ़ी तो समय से डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी इस मशीन को यूज कर रही काफ़ी हैं। समय से यूज़ कर रही हैं और इनफैक्ट इसको कई जगह मेडिकल इंश्योरेंस ने भी इसको कवर दे दिया है और थेरेपी जो है कवर होती है, तो उसमें ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इसलिए इस थेरेपी को अब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है और कहीं पे भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है और इसको काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है और डिप्रेशन में तो ये बहुत समय से इस्तेमाल होती आ रही है। लगाने से पहले आप मरीज को देखते भी होंगे, एग्जामिन भी करते होंगे, लाइक वी चेक द इंडिकेशंस। अब तक हमने सारी इंडिकेशंस के बारे में बात करी, बट आई एम श्योर एवरी ट्रीटमेंट, एवरी प्रोसीजर हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ contraindications, or we call it red flag and yellow flags, and the limitations also. So if you can throw some light on limitations, red flags and the yellow flags, please. तो वैसे तो ऐसा कोई मेजर लिमिटेशन नहीं है इसका, ये काफ़ी सेफ मशीन है। किसी ने भी अगर एमआरआई कराया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज हुए हैं और अगर वो एमआरआई करा सकते हैं तो ये मशीन तो उनमें इजीली यूज़ हो सकती है। हाँ, कुछ केसेस हैं, ये चीज़ें हम पहले ही स्क्रीन कर लेते हैं जब भी हम पेशेंट को इस थेरेपी के लिए बताते हैं या उनको लेते हैं इस थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो ये एक हमारा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है। हम स्क्रीन कर लेते हैं कि ये चीज़ें तो नहीं है, जैसे किसी के ब्रेन में कोई मैग्नेटिक इम्प्लांट तो नहीं है, कोई मेटालिक इम्प्लांट तो नहीं है, स्टंट वगैरह तो नहीं डला हुआ, स्टेंट नहीं है, कोई एन्यूरिज्म क्लिप तो नहीं है, या फिर कोई कॉक्लियर इम्प्लांट्स जो होते हैं कान के अंदर जो हियरिंग प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं, उन केसेस में हम इस मशीन को यूज़ नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इन डे टू डे प्रैक्टिस किन किन कंडीशंस में आप टीएमएस को यूज करते हैं? किस तरीके के मरीजों के ऊपर ये टीएमएस आप यूज करते हैं? टीएमएस बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ में आता है, साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, जैसे कि डिप्रेशन में टीएमएस काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसी तरह से हम स्ट्रोक में यूज़ करते हैं टीएमएस। पैरालिसिस अटैक के मैंने आपको अलग अलग वो भी बताया कि जैसे लकवा हो गया, या लकवे अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को उसके बाद बोलने में तकलीफ हो रही है, किसी को खाना खाने में निकलने में तकलीफ हो रही है और किसी को अपनी लैंग्वेज में, भाषा में प्रॉब्लम है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हम इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। या किसी को स्पास्टिसिटी या टाइटनेस लिम्स में ज़्यादा आ गई है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मोटर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उनमें अलग अलग इंडिकेशंस हैं इनके, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पेन प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार स्पास्टिसिटी होती है, तो इन चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम ब्रेन के उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं जिसको मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। उस एरिया को स्टिमुलेट करने से हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को। उनकी जो दवाई से उनको बेनिफिट मिल रहा है उसमें और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में कई बार एक ऐसा टाइम आता है जब दवाइयाँ उतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, तो हम उसमें भी जब ये स्टिमुलेशन देते हैं तो दवाइयों का इफेक्ट और बूस्ट हो जाता है। अच्छा, दवाइयों का असर बढ़ जाता है उसके हाँ, अंदर। जैसे कि हमें मालूम है कि पार्किंसन डिजीज, एडवांस पार्किंसन डिजीज में कई बार हम एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। जी। उसमें हम ब्रेन के डीप वाले हिस्से, बेसल गैंग्लिया को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन बेसल गैंग्लिया को, जी, लेकिन यहाँ पे हम कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये ब्रेन के सारे हिस्से आपस में कनेक्टेड हैं। जी। हम कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे ऊपर वाली सतह को, तो उससे नीचे वाले जो अंदर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं डीप लेयर्स में, उन पे भी इफेक्ट आता है। तो हम अपना प्रोटोकॉल यूज करके हम स्टिमुलेट कर सो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके प्रोटोकॉल्स इस मशीन में अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए प्रोटोकॉल सेट रहते हैं, जो कि आप वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट हाँ, करके प्रोटोकॉल्स patients जो को करते हैं। रिसर्च करके बनाए गए हैं हम उनको यूज़ करते हैं और हम इसमें सेट करते हैं, हम इसको प्रोटोकॉल को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम उस प्रोटोकॉल की फ्रीक्वेंसी, पल्स और उसकी कितनी इंटेंसिटी है करंट की, मैग्नेटिक पल्स की, वो हम चेंज कर सकते हैं इस मशीन में ना। फ्लेक्सिबिलिटी है सारी, तो ये इससे हम किसी भी प्रोटोकॉल को इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से।
उसकी कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें थेरेपी देनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोड को लगाते हैं जिस एरिया को हमें स्टिमुलेट करना होता है और हम ऑपरेटिव तो कुछ कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया भी नहीं दिया, ना लोकल ना जनरल, और पेशेंट पूरे होशो-हवास में ये ट्रीटमेंट ले रहा होता है और ओपीडी में आता है, ट्रीटमेंट लेके इमीडिएटली ओपीडी से चला भी जाता है। इट इज ए नॉट इवन ज़्यादा देर नहीं लगती है, मिनट्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो क्या पेशेंट को कुछ पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है? पेशेंट फील कैसा करता है इसके अंदर जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है? तो वैसे तो इस ट्रीटमेंट को ज़्यादातर पेशेंट्स अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं और कोई भी ऐसा मेजर पेन या कुछ फील नहीं होता उनको। माइल्ड डिस्कम्फर्ट कभी कभी कुछ पेशेंट्स कहते हैं, उनको लगता है, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे एडजस्ट हो जाते हैं, और वो ड्यूरिंग द टाइम जब तक हम वो डिलीवर कर रहे हैं सेशन, तब हो सकता है उनको थोड़ा फील हो लोकली वहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिस्कम्फर्ट कुछ भी नहीं है और इसकी टॉलरेंस बहुत ही अच्छी रहती है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स सारे जो हैं दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट एंड दे ऑल्सो फील दैट कि immediately after treatment they are ready to go to their work, not to their home, because okay, they go back to their work from the OPD and it is the जो ड्यूरेशन है थेरेपी का वो हर डिजीज में हर प्रोटोकॉल में थोड़ा डिफरेंट होता है। यूजली कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो 5 से 10 मिनट भी चलते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो अप टू 25-30 मिनट्स भी चल जाते हैं। तो हर डिजीज के ऊपर है, पर ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स 30 मिनट्स तक होते हैं, इससे ज़्यादा कोई। तो क्या हम ये कह सकते हैं पेशेंट खुद गाड़ी चला के आता है ओपीडी में, ट्रीटमेंट लेता है और गाड़ी चला के वापस चला जाता है अपने काम पर? हाँ, हम प्रमोट करते हैं कि पेशेंट जैसे अपना रूटीन लाइफ फॉलो कर रहा है वो अपनी रूटीन लाइफ उसी तरह फॉलो करे। इस ट्रीटमेंट या इस थेरेपी के दौरान उसको उस चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो अपनी कोई बेड रेस्ट की या कोई स्पेशल डाइट मील की, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत ही सिंपली डिलीवर होता है। पेशेंट ओपीडी में जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने आता है, थोड़ी देर के लिए एक चेयर पर बैठता है, उसको हम हेड पे कॉइल लगाते हैं, उससे थोड़ी देर मैग्नेटिक पल्सेस जो जाती हैं उसके ब्रेन में, उसको उससे कुछ इमीडिएट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं फील होती है और वो उसके बाद जैसे कि वो नॉर्मली आया था वैसे ही वो जाके अपने वर्क पे चला जाता है या होम पे, जैसे भी उसको अपना रूटीन फॉलो करना होता है, उसके डेली रूटीन में भी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आता है। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि अमूमन कितने दिनों के लिए एक कॉमन एक बॉल पार्क फिगर, कितने दिनों के लिए अमूमन किसी मरीज को इस ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है और हर सिटिंग में अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्टिंग आती है इस ट्रीटमेंट की? देखिए, सबसे ज़्यादा इस मशीन को अभी तक जो इस्तेमाल किया गया है वो डिप्रेशन के लिए किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन जिसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था इस मशीन से वो डिप्रेशन के लिए किया था। तो वो उस कंडीशन के लिए हम अराउंड 30 सेशंस कहते हैं, रिकमेंड करते हैं जो देने चाहिए डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। और अलग अलग कंडीशंस में ये प्रोटोकॉल थोड़ा चेंज हो जाता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है या फ्रीक्वेंसी जिस तरह से हम दे रहे हैं। जैसे कि डिप्रेशन में हम 5 डेज अ वीक देते हैं तो 6 वीक्स तक ट्रीटमेंट चलता है। हम उसी तरह स्ट्रोक में रिस्पॉन्स बेस्ड ट्रीटमेंट भी देते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम इनिशियली ज़्यादा फास्ट फ्रीक्वेंसी से ट्रीटमेंट देते हैं, मे बी एवरीडे हम कॉल करते हैं पेशेंट को। फिर जब हमें लगता है रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस लेवल पे ले आते हैं। तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कितनी ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलेगा। और यूजुअल ट्रीटमेंट 6 वीक्स 10 वीक्स अराउंड इस टाइप से चलता है। इसकी जो कॉस्ट है वो एवरेज पर सेशन कॉस्ट 5000 रुपीज़ के अराउंड। हाँ, बेसिकली एक बॉल पार्क फिगर ही चाहिए बिकॉज डोज के हिसाब से भी कम ज़्यादा, ड्यूरेशन के हिसाब से भी कम ज़्यादा होगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। आपने अभी बीच में बोला मेंटेनेंस के लिए भी आपने कुछ वर्ड यूज किया था कि, तो बाद में क्या मेंटेनेंस के लिए उन्हें आना होता है टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, और वो कितनी बार आना पड़ता है, कितने ड्यूरेशन पे आना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए? हाँ, जैसे कि हमने ब्रेन में बात करी थी न्यूरोप्लास्टिसिटी की, उसी तरह ब्रेन में एक और मैकेनिज्म होता है जिसको मेटाप्लास्टिसिटी कहते हैं। मेटाप्लास्टिसिटी, जी। तो ब्रेन के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपनी पुरानी स्टेट में आने की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिसऑर्डर में या हर बीमारी में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिले या मेंटेनेंस सेशन देने की ज़रूरत पड़े।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें इस मेटाप्लास्टिसिटी को काउंटर करने के लिए मेंटेनेंस सेशन की ज़रूरत पड़े, या अगर हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा आ गया है, हम और बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अब ग्रेजुअल वे में उसको करें, साथ में जैसे कि स्ट्रोक में, पैरालिसिस में पेशेंट एक्सरसाइज करना है, उसका जिस भी लिम्ब के लिए हमने उसको ट्रीटमेंट दिया वो इम्प्रूव कर गया, वो अब एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, तो हम प्रमोट करते हैं कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करे और इन बिटवीन वंस अ वीक वो ये सेशन ले लें, जिससे कि ये इम्प्रूवमेंट उसका और बूस्ट हो जाए और ब्रेन के अंदर जो करेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं उनको हम काउंटर कर सकें, सो वी कैन मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मेंटेनेंस भी हम हो सकता है वीन ऑफ कर दें, पेशेंट में नॉट रिक्वायर एनी फर्दर सेशन फॉर दैट। जैसे ब्रेन के बारे में बोला भी जाता है यूज इट और लूज इट, सो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो लगातार जो इफेक्ट है उसे अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते रहें, यूज़ करते रहें, और आगे चाहिए तो फिर मेंटेनेंस के लिए आना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब, इन्हें किन किन बीमारियों के अंदर हम इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे उन बीमारियों के बारे में और कैसे काम करती है उन बीमारियों के ऊपर। न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री की कई बीमारियां हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि डिप्रेशन में ये यूज़ होता है। स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया आपको कि जैसे पैरालिसिस अटैक हुआ, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक साइड बॉडी की काम नहीं करी, या एक लिम्ब काम नहीं कर रहा, हाथ या पैर काम नहीं कर रहा, या फिर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या फिर सॉल्विंग में प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें भी इसी तरह के डेफिसिट्स हो सकते हैं बॉडी में, या पेन बन सकता है किसी एरिया में, जो पेन जो है मेडिसिन से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें बॉडी में पेन ही बना रहता है और वो काफ़ी रेजिस्टेंट होती है मेडिसिन से ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माइग्रेन में भी इसका यूज़ देखने को मिला है। और साइकियाट्री की और बीमारियाँ हो गई जैसे कि OCD हो गई, सिजोफ्रेनिया हो गया, इन सब में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। और काफ़ी जगह जहाँ पे मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं होती वहाँ पे यूज़ में आती है। Good, quite good number of applications for Yes, this machine. and it is ever growing. As I said कि research is And still ongoing in lot of fields. Dementia में भी हम देख रहे हैं कि इसका काफ़ी important रोल हो रहा है, और इंटेलिजेंस को बूस्ट करने में भी, जैसा कि आपने बोला था कि, तो आने वाले समय में हमें और भी इसके नए नए यूज़ मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर नितिन जैन। सो आज हम बात कर रहे थे TMS के बारे में, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, and thank you Dr. Nitin Jain for giving such a great detail about TMS. I am sure people are benefited, and if you have any doubt, any question or query related to TMS, you can post it, and then we'll forward those questions to Dr. Nitin Jain, and whatever reply they give, we'll post it back to you. And if you want to come and meet him personally, he sits and practices in Sant Parmanand Hospital, Civil Lines, New Delhi. Thank you very much. God bless you all. Thank you.